भारत का कभी शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा दबदबा था कि नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा के लिए विदेशों से छात्र आते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये सारी बातें इतिहास बनकर रह गई। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने भारत को शिक्षा विहीन करने की कोशिश की? दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा क्या है नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोटिवेशनल थॉट्स बाय धीरेन्द्र। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके बीच मौजूद हूँ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताऊंगा। इसकी शुरुआत कब हुई, यह विद्यालय कैसा था। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल में नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको भविष्य में इसी तरह के रोचक व मोटिवेशनल फैक्ट समय समय पर मिलते रहेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में एक है। नालंदा विश्वविद्यालय का उदय 5वीं शताब्दी में माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। वर्तमान में यह बिहार में स्थित है। 7वीं शताब्दी के शुरुआती चीनी तीर्थयात्री हेनसांग के अनुसार स्थानीय परंपरा बताती है कि नालंदा नाम एक नाग से आया है। भारतीय धर्मों में सर्प देवता जिसका नाम नालंदा था। यह भी कहा जाता है कि नालंदा संस्कृत के 3 शब्दों ना, आलम, दा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान का अविराम प्रवाह। हिनसांग और इत्सिंग जैसे चीनी यात्रियों के विवरणों से हमें नालंदा के बारे में जानकारी मिलती है। हिनसांग 7वीं शताब्दी में नालंदा का दौरा करता है। वे इसकी स्थापना का श्रेय गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम को देते हैं। वह लिखते हैं कि यहाँ 10,000 छात्र और 2,000 से अधिक शिक्षक रहते थे। इसका मतलब यह आवासीय विश्वविद्यालय हुआ करता था, जहाँ चीन, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, फारस, तुर्की और श्रीलंका जैसे देशों के लोग पढ़ने आते थे। बौद्ध धर्म की शिक्षा के साथ साथ गणित, खगोल, विज्ञान, दर्शन शास्त्र, चिकित्सा और व्याकरण जैसे विषयों की भी शिक्षा यहाँ दी जाती थी। यहाँ तक कि उपनिषदों की कुछ मूल प्रतियां भी यहाँ मौजूद मानी जाती थी। इतना ही नहीं, यहाँ पढ़ने वाले छात्रों से कोई फीस नहीं ली जाती थी। यहाँ पढ़ने वालों में हर्षवर्धन, वसुबंधु, धर्मपाल, नागार्जुन, हेनसांग, पद्मशंभव जैसे बड़े नाम शामिल हैं। यह भी माना जाता है कि प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट इसी विद्यालय में छात्र थे। ज्ञान का यह केंद्र लगभग 800 वर्षों तक इसी तरह फलता फूलता रहा, लेकिन अचानक 12वीं सदी में यह अतीत के अंधेरे में खो गया। इसके पीछे की कहानी बेहद रोमांचक है। नालंदा पर हमला। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास पढ़ने से ज्ञात होता है कि नालंदा पर एक नहीं बल्कि 3 आक्रमण हुए थे। पहले 2 आक्रमणों के बाद इसका पुनर्निर्माण किया गया था, लेकिन तीसरा हमला इसके लिए बेहद घातक साबित हुआ। पहला आक्रमण हुणु ने मिहिरकुल के नेतृत्व में 455 से 467 ईसा में स्कंदगुप्त के समय किया था। हुण मध्य एशिया की जनजातियों का एक समूह है जो खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश करते हैं। 4 और 6 ईसा पूर्व हुणु ने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन स्कंदगुप्त के वंशजों ने न केवल नालंदा का पुनर्निर्माण किया बल्कि इसे पहले से बड़ा और मजबूत भी बनाया। नालंदा पर दूसरा आक्रमण 7वीं शताब्दी में बंगाल के गौदास वंश द्वारा किया गया था। इस हमले के बाद बौद्ध राजा हर्षवर्धन ने इसका पुनर्निर्माण कराया। 1193 ईसा में तुर्की शासक बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा पर तीसरी बार आक्रमण किया गया। इसके पीछे की कहानी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार बख्तियार खिलजी बहुत बीमार पड़ गया। डॉक्टरों के काफी इलाज और इलाज के बाद सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। ऐसे में किसी ने सुझाव दिया कि नालंदा महावीर के
प्राचार्य राहुल श्री भद्र उपचार कर सकते हैं। एक बार इनका इलाज कराकर देखें। बख्तियार खिलजी को किसी गैर मुस्लिम का इलाज करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन जब उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ तो उन्होंने सोचा कि एक बार राहुल को बुलाकर देखा जाए। जब राहुल भद्र बख्तियार खिलजी का इलाज करने आए तो खिलजी ने उनके सामने शर्त रखी कि वह उनकी दी कोई दवा नहीं खाएंगे। वह राहुल श्री भद्र को चुनौती देना चाहता था और हिंदू को भी अपमानित करने की कोशिश कर रहा था। फिर भी राहुल श्री भद्र ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। वह खिलजी को कुरान देता है और कहता है कि रोज इसके कुछ पन्ने पढ़ेगा, कुछ ही दिनों में उनके स्वास्थ्य में सुधार हो जाता है। जब श्री भद्र ने कुरान में ऐसी दवाई डाली थी जिसे पढ़ते पढ़ते खिलजी उसके पास पहुंच जाए, जिससे वह पूरी तरह सो जाता और खिलजी को इस बात का पता चलता, जिससे वह पूरी तरह सही हो जाता है। जब खिलजी को इस बात का पता चलता है तो वह बहुत असुरक्षित और चिंतित महसूस करता है कि इन काफिरों को मुस्लिम डॉक्टरों से ज्यादा ज्ञान कैसे हो सकता है। बस इसी भावना से खिलजी ने फैसला किया कि वह ज्ञान के स्रोत को नष्ट कर देगा और यही नहीं, नालंदा की तबाही शुरू हो गई। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया? तो नालंदा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए ज्ञान का स्रोत नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित पुस्तकालय की पुस्तकें थी। उस समय यह दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय था। इसका नाम धर्मगंज हुआ करता था। यह 3 बहुमंजिला इमारतों से बना था। इन 3 भवनों के नाम रतन सागर, रत्नोधादी और रात्रजंग थे, लेकिन इसमें लगभग 90 लाख पुस्तकों का संग्रह था। जब खिलजी को इस बात का पता चला तो उसने नालंदा पर आक्रमण करने का प्रयास किया होगा। हजारों निहत्थे छात्र मारे जाते हैं, जिनमें से कई जिंदा जलाए जाते हैं। इसके बाद लाइब्रेरी में आग लगा दी गई। कहा जाता है कि लाइब्रेरी में रखी किताबों को जलाने में 3 महीने लग जाते हैं। यह सिर्फ एक विश्वविद्यालय पर हमला नहीं था, बल्कि एक सभ्यता पर हमला था। यह हमला इतना गंभीर था कि इसके बाद नालंदा को एक बार फिर से बसाने के लिए कुछ नहीं बचा। जो बचा वह दीवारों का अवशेष था। बख्तियार खिलजी यही नहीं रुका। नालंदा के बाद उसने बिहार में स्थित विक्रमशिला और ओदंतपुरी नामक विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया। यही नहीं, केवल भारत के अपितु पूरे विश्व के लिए क्षति थी। एक व्यक्ति की ईर्ष्या के कारण हजारों वर्ष का ज्ञान जलकर राख हो गया। अब इस ज्ञान संग्रह को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन भारत सरकार ने नालंदा महावीर को एक शैक्षिक केंद्र बनाना शुरू कर दिया है। जब भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मार्च 2006 में बिहार राज्य विधानसभा को संबोधित करते हुए प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का विचार प्रस्तावित किया, तब पुराने नालंदा के पुनर्निर्माण के सपने को साकार करने की दिशा में पहला कदम उठाया गया था। लगभग उसी समय सिंगापुर सरकार ने भारत सरकार को नालंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया और प्राचीन नालंदा को एक बार पुनः एशिया का केंद्र बिंदु बनाने के लिए पुनः स्थापित करने का सुझाव दिया। इसी भाव से बिहार की राज्य सरकार ने दूरदर्शी विचार को अपनाने की तत्परता के साथ आगे बढ़ने के लिए भारत सरकार से परामर्श किया। साथ ही इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय के लिए एक उपयुक्त स्थान की खोज शुरू की। प्रकृति से निकटता के आधार पर राजगीर की पहाड़ियों में 450 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया। इस प्रकार बिहार राज्य और भारत सरकार के बीच उच्च स्तर के सहयोग ने शुरुआत से ही अपने नए अवतार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना को आकार दिया है। अंत में इस परियोजना को गति तब मिली जब नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 को भारतीय संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को इस विश्वविद्यालय की गवर्निंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। सितंबर 2014 में विश्वविद्यालय ने लगभग 800 वर्षों के अंतराल के बाद एक ऐतिहासिक विकास की शुरुआत करते हुए छात्रों के पहले बैच के लिए अपने दरवाजे खोले।
दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, सी यू सून।